इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फोन किया तो उसने फौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा जबरदस्त था मगर आदमी बेहद ज़ईफुल एतकाद था, पीरो फकीरों का कदरदान था। उसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंची। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सज्जादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार मोमर दोस्त के हमरा बंगले के दरवाजे पर हार लिए मौजूद था। मुझे जदीद तरीन ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नौकर जाकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मैं कभी किसी दीनी मसले पर थोड़ा सा इजहार ख्याल करता और कभी आंखें बंद करके वजीफा पढ़ना शुरू कर देता। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। रात 11 बजे मैं होटल वापस जाने के लिए उठा तो कुतुबुद्दीन और उसके जागीरदार दोस्त ने इसरार किया कि मैं उन्हीं के यहाँ कयाम करूं। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनाचे मामूली से इनकार के बाद रजामंद हो गया। मैं जानता था कि मेरी इस कारगुजारी पर भारतीय सीक्रेट सर्विस बहुत खुश हुई होगी। अब वो लोग इस इंतजार में होंगे कि मैं कुतुबुद्दीन को कब V2 गोलियां खिलाता हूं और वो कब हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू करता है। ये बड़ा ही पेचीदा मसला था। अगर मेरे मिशन में भारत वापस जाकर एटमी प्लांट को तबाह करना शामिल न होता तो मैं पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा देता और अपने आप को जाहिर कर देता। लेकिन मुझे अभी अपने मिशन को कामयाब बनाकर वापस जाना था ताकि इंडियन सीक्रेट सर्विस की नजरों में मेरी पोजीशन मजबूत हो जाए और मैं भारत में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल सकूं। मेरी कामयाबी का राज इसी में पोशीदा था कि जिन पाकिस्तानी सियासी लीडरों को मैं V2 गोलियां खिलाने आया था वो ये गोलियां खाए बगैर ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दे दें। मेरे कहने पर ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं दे सकते थे और जब तक ये इस किस्म के 2-4 बयान नहीं देते भारतीय सीक्रेट सर्विस को मेरी कारकर्दगी का यकीन नहीं आ सकता था। एक ख्याल ये भी आया कि क्यों न मैं कुतुबुद्दीन को V2 गोली खिला दूं। फिर सोचा कि हो सकता है ये गोली वाकई असरअंगेज हो और वो सियासी लीडर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की बाकायदा मुहिम शुरू कर दें। ये मैं नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कुतुबुद्दीन इस किस्म के 1 या 2 बयान दे दे जिनमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई हो। अचानक एक तदबीर मेरे जहन में आ गई। एक रूहानी पेशवा की हैसियत से कुतुबुद्दीन मुझसे बेहद मुतासिर हैं। मैं अपने उस रूहानी असर का फायदा उठा सकता हूँ। ये तदबीर मुझे पसंद आ गई। चुनाचे एक रोज दोपहर के खाने पर जब कमरे में कुतुबुद्दीन और उसका जागीरदार दोस्त भी मौजूद था मैंने अचानक आंखें बंद कर ली। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त बातें करते करते एकदम चुप हो गए। मैंने बुलंद आवाज में कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक मैं उन दुआओं का विर्द करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुरीदों पर काफी असर हो चुका है तो मैंने आंखें खोल दी। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त अदब से दस्तरखान पर बैठे थे। मैंने अपना हाथ कुतुबुद्दीन के सर पर रख दिया और आवाज में जलाल पैदा करके बोला, कुतुबुद्दीन तुझ पर आई हुई बला टल गई है। तेरे उरूज का सितारा तुलू हो गया है। सियासी लीडर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैंने बाजू फजा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे कश्फ हुआ है कि तू इस मुल्क में आला तरीन मनशब हासिल कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या तू ऐसा करने पर तैयार है? कुतुबुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शाह जी आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैंने मजीद जलाल में आते हुए कहा, तो सुनो, आज के बाद तुम्हें हफ्ते में 1 बार हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी जरूर करनी होगी। ये नुक्ताचीनी एक खास तामीरी हद के अंदर होगी। वो बोला, हुजूर हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होने की हैसियत से मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उनके खिलाफ मैं कल ही एक मुतदिल बयान जारी कर दूं। मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। कम से कम 3 माह तक तुम्हें इस किस्म की नुक्ताचीनी हफ्ते में 1 बार जरूर करनी होगी। वो बोला, ऐसा ही होगा हुजूर, लेकिन क्या 3 माह के बाद? मैंने गरजदार आवाज में उसकी बात काट दी और कहा, उसके बाद तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि खुदा तुम्हें किस उरूज पर पहुंचाता है। मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर दुआ करूंगा। कुतुबुद्दीन ने अकीदत से मेरे हाथ चूम कर आंखों से लगाए। शाह जी कुछ मेरे हक में भी इरशाद फरमाइए। जागीरदार बोला, मेरी 2 करोड़ की जायदाद के मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसला मेरे हक में हो जाए। मैंने उस मोमर जागीरदार के कांधे को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से जो होगा मुनासिब होगा। अगले रोज कुतुबुद्दीन ने मेरी हिदायत के मुताबिक हुकूमत की नए टैक्सों की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते हुए एक बयान जारी कर दिया। बयान अखबारों में छप गया। मुझे यकीन था कि यह बयान पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूसों ने भी पढ़ दिया होगा और सिफारत खाने की तरफ से इंडियन हुकूमत को आगाह कर दिया होगा। गोया कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल गुप्ता को यकीन हो गया होगा कि मैंने उसके बताए हुए 4 लीडरों में से एक को V2 गोली खिला दी है, जबकि तमाम गोलियां मेरे पास उसी तरह महफूज थीं। 2 रोज बाद मैं तन्हा रहने का बहाना करके लीडर के बंगले से उठाया। अपनी मुहिम की पहली कामयाबी का रद्द अमल मालूम करने के लिए मैंने रात 9 बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चिटखनी लगाई। बेडरूम में जाकर रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, कोडबुक खोलकर सामने रखी और ट्रांसमीटर ऑन करके दिल्ली में इंडियन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है।
दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है, पहली कामयाबी पर मुबारकबाद, अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और इतनी सी बात के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो और तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया, मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या जरूरत थी। मैंने कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गया और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गया। मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान जरूर दे दिया करें। रात 10 बजे मुझे उनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। उसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था, पहली कामयाबी मुबारक, 3rd क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम उस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सिंधिया उर्फ शबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि उसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहाँ तक फैला रखा है और किन सरकारी जराए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर उसकी कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था। शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरूब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा, बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। वो बोला, आपका नाम क्या है मौलवी जी? मैंने कहा, तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक उधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। उसने बुतहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादिरात वहां जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नींद व आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफतन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्खो सफेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीनो जमील दोशीजा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आ खड़ी हुई। उसके कांधे पर एक फूलदार कीमती शॉल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है, ज़ही नसीब कि आप गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछा कि क्या वही शबाना है? वो मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज को ही शबाना कहते हैं। मगर हुजूर, मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की। मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल कि वो मेरी आंखों की तेजी से जरा भी मुतासिर हुई हो। मैं दरिए दिल में उसके आसाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेष में भी था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं सिंधिया? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी। मैंने जवाब दिया, हाँ। उसने बैक साइड का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज फिर कभी ना बोलना कर्नल मनी। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो। मैंने कहा, उस वक्त मेरे बाल लंबे नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना कोड बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सरकारी मेहमान हैं? वो मुस्कुराई और भला कौन हो सकते हैं महाशय जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हिदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सुकड़ गईं। इसकी क्या जरूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है
बजाय मुझे उन लोगों से भी कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं उनके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया है और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से है। चुनाचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले गई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मध्यम और रोमांचक थी। फजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ करवाया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाहजी बड़े आजाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते, आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर खयाम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर और मीना का तस्करा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और ग्लास दोबारा मेज पर रख लिए। वो मरकजी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहां से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने उन दोनों की शक्लें और नाम ज़हन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम आप उन्हें बेग साहब कह लें। ये गंजा मिस्टर बेग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल सिंधिया के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुंचा रहा था तो वो पाकिस्तान को जबरदस्त खतरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाजत दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ छूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शबाना ने दाएं बाएं देखा और तभी जबान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी भी वक्त इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजदीन घड़ी साज से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्द अज जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और उनको सब कुछ बता दूं। फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से उन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर उनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ दिया जाए, खा उसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहां भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे न देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी आमिल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। वो बोली, जी शाहजी मैं उन्हें फोन देती हूँ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद एक भारी आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। इस गुनाहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, चौधरी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप शाम का वक्त दे दें तो बड़ी नवाजिश होगी। वो बोले, जब चाहें तशरीफ ले आएं शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँ। मैंने कहा, तो फिर शाम 7 बजे पहुंच जाऊंगा। यह कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा लॉक करके लॉबी में बैठ गया। लाउंज में बैठकर ठंडा मशरूब पिया। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के तहखाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। होटल के मुलाजिम उसमें मैली चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिये के बायस मुलाजिमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफा किया। मैंने इधर उधर की बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर वाले पुल पर उतार देना। वो बोला, बहुत बेहतर शाहजी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, जरा गरमाइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे जुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं न बाहर देख सकता था और न ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकाल कर कहा, शाहजी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जानिब पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से नहर की ढलान उतरकर दरख्तों में से होता आगे बढ़ गया। काफी आगे जाकर मैं मियां मीर कॉलोनी में निकल आया।
एक चौराहे से रिक्शा लिया और उसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत खत्म किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं उनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई बल्कि अपना असर डालकर उसे कायल किया है कि वो हर हफ्ते हुकूमत के किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाह जी, मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ।